जून 14, 1985 की सुबह एक ट्रांस अटलांटिक जर्नी की जानी पहचानी आवाज के साथ शुरू हुई। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट 847 बोइंग 727 काहिरा से निकली, एथेंस में शेड्यूल्ड स्टॉप लिया, फिर रोम के लिए आगे बढ़ी। जहाज पर 145 पैसेंजर्स और 8 क्रू थे। अमेरिकन टूरिस्ट्स, फैमिलीज, रोजमर्रा के लोग, छुट्टी या बिजनेस। हवा में ट्रेवल की आम आवाजें थीं, कॉफी कप्स की हल्की खनखनाहट, न्यूज़पेपर्स की सरसराहट और बातचीत की धीमी फुसफुसाहट। 2 आदमी सामने आए। उनके हाथों में एक 9 मिलीमीटर बेरेटा और 2 ग्रेनेड थे। उन्होंने कॉकपिट पर हमला किया और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। शुरुआती पल भ्रम, अविश्वास और बढ़ते पैनिक से भरे थे। हाईजैकर्स ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी मौजूदगी चिलिंग अथॉरिटी के साथ बताई। पैसेंजर्स अचानक 30,000 फीट की ऊंचाई पर बंदी बन गए। हाईजैकर्स के मकसद तुरंत साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आक्रामकता अनमिस्टेकेबल थी। वे डिसिप्लिन्ड, डिटरमिन्ड और अटरली रूथलेस थे। केबिन डर के प्रेशर कुकर में बदल गया, एक ड्रामा जिसकी स्क्रिप्ट रियल टाइम में लिखी जा रही थी। हाईजैकर्स की पहली डिमांड कोर्स में बदलाव। पायलट्स को मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया गया। प्लेन को बेरूत, लेबनान में लैंड करने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। बेरूत मिलिशिया और पॉलिटिकल फैक्शंस का हॉर्नेट्स नेस्ट था। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग के बाद हाईजैकर्स ने अपनी कोर डिमांड्स बताई। उन्होंने इजराइल द्वारा रखे गए 766 लेबनानी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिलीज़ी की मांग की। इस मांग ने हाईजैकिंग को एक जटिल भू राजनीतिक गतिरोध में बदल दिया। बेरूत में शुरुआती लैंडिंग एक भयानक और अप्रत्याशित ओडिसी की बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में प्लेन को बेरूत और अल्जियर्स के बीच आगे पीछे शटल करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये एक मुश्किल सफर था जिसने बंधकों की आत्माओं को थका दिया। हर लैंडिंग और टेक ऑफ एक डरावना जुआ था। बेरूत में हाईजैकर्स विमान में चढ़ गए, अपने कंट्रोल को मजबूत किया और अपनी संख्या बढ़ाई। यह साफ हो गया कि यह 2 अकेले भेड़ियों का काम नहीं था, बल्कि जमीन पर एक बड़ा सपोर्ट नेटवर्क था। दुनिया देख रही थी, अपनी सामूहिक सांस रोके हुए। एक रूटीन फ्लाइट इंटरनेशनल आतंकवाद के एक नए, ज्यादा साहसी रूप के प्रतीक में बदल गई। एक ऐसा जिसने अंधेरे में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के फ्लडलिट टारमैक्स पर खेला। अल्जियर्स ने एक कुछ हद तक रिलक्टेंट मीडिएटर की भूमिका निभाई। अल्जीरियाई सरकार ने बातचीत में हिस्सा लिया, कुछ बंधकों की रिलीज़ी की सुविधा प्रदान की। महिलाएं, बच्चे, गैर अमेरिकी पासपोर्ट वाले लोग। रिलीज़ी के ये पल बिटर स्वीट थे, जबकि बचे लोगों के लिए ग्रिम रियलिटी को रेखांकित करते थे। हाईजैकर्स अमेरिकी पुरुषों को पहचानते हुए, खासकर सैन्य पहचान वाले लोग, वे इन्हें अपने सबसे वैल्यूएबल बार्गेनिंग चिप्स के रूप में रख रहे थे। बोइंग 727 के उमस भरे केबिन में फंसे बंधकों के लिए भू राजनीतिक मशीनरी एक दूर की बात थी। उनकी हकीकत तुरंत, अंदरूनी और डरावनी थी। 17 दिनों तक वे एक रुकी हुई हालत में रहे। उनकी जान खतरे में लटकी हुई थी, अपने अपहरणकर्ताओं की मर्जी के अधीन थे। विमान में हालात बहुत खराब थे, खाना और पानी कम थे, बाथरूम की सुविधाएं बिगड़ चुकी थीं और हवा डर और बिना नहाए शरीरों की बदबू से भरी हुई थी। हाईजैकर्स ने एक एक करके पैसेंजर्स के पासपोर्ट छांटे, अमेरिकियों को अलग किया और उस ग्रुप में से अमेरिकी आर्मी से जुड़े लोगों को अलग कर दिया। यह तरीका उनकी ठंडी और सोची समझी प्लानिंग का एक चिलिंग सबूत था। इसी बेरहम छंटनी के दौरान उन्होंने कई अमेरिकी नेवी के जवानों को पहचान लिया। उनमें से एक रॉबर्ट स्टेथम, जो 23 साल का स्टील वर्कर 2nd क्लास और नेवी डाइवर था, अपहरणकर्ताओं की क्रूरता का सिंबल बन गया। जब बेरूत में पहले स्टॉप के दौरान उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो अपहरणकर्ताओं ने स्टेथम को चुन लिया। उन्हें घंटों तक बेरहमी से पीटा गया, एक डिफायंट स्पिरिट जिसने उनकी क्रूरता के आगे झुकने से मना कर दिया। फिर अपने इरादे को साबित करने के लिए किए गए एक भयानक काम में उन्होंने उसे सिर में गोली मार दी और उसकी बॉडी को टारमैक पर फेंक दिया।
रॉबर्ट स्टेथम का मर्डर इस संकट में एक बड़ा मोड़ था। यह एक क्रूअल मैसेज था। अपहरणकर्ता ब्लफ नहीं कर रहे थे। बाकी बंधकों के लिए यह उनके सबसे बुरे डर का एक डरावना कंफर्मेशन था। फिर बाकी मेल बंधकों को प्लेन से हटाकर साउथ के बाहरी इलाकों में अलग अलग सीक्रेट जगहों पर फैला दिया गया। किसी भी पॉसिबल मिलिट्री रेस्क्यू को चेकमेट कर दिया। व्हाइट हाउस में TWA 847 के अपहरण ने रीगन के सामने एक मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर दी। सिचुएशन एक नाजुक और खतरनाक टाइट रोप वॉक थी। पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। जल्दी एक्शन लेने, टेररिस्ट्स को सजा देने, हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। रॉबर्ट स्टेथम के मर्डर ने कंट्री में गुस्सा भर दिया, पर सिक्योरिटी टीम सीधी मिलिट्री एक्शन के बड़े रिस्क से सावधान थी। डेजर्ट 1 की नाकामी एक लंबी शैडो डाल रही थी। 1983 की ट्रेजेडी ने और केयरफुल कर दिया। रीगन पब्लिक डिमांड और मिलिट्री असेसमेंट के बीच फंस गए थे। गवर्नमेंट पॉलिसी, हम टेररिस्ट से कोई रियायत नहीं देते। इजराइल पर प्रेशर वाला कोई डील हार मानना समझा जाएगा। पर्दे के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन सीक्रेट और इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी में लगा था। छठी फ्लीट को लेबनान कोस्ट पर पावर दिखाने के लिए तैनात किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने नबीह बेरी और अमल को बीच का आदमी बनाया। पब्लिक में सख्ती, प्राइवेट में मोल भाव। एक प्रैक्टिकल पर एथिकली डाउटफुल स्ट्रेटजी। रीगन को सख्त बातें और दांव पर लगी जान के बीच नेविगेट करना पड़ा। पेशेंस, प्रेशर और सीक्रेट डिप्लोमेसी, इसी बैलेंस में सॉल्यूशन निकला। दुनिया देख रही थी। एक संकट में मीडिया का ऐसा रोल पहले कभी नहीं देखा गया था। ग्लोबल 24 घंटे चलने वाला टीवी न्यूज अपनी ताकत दिखा रहा था। 17 दिनों तक हाईजैकिंग की खबरें हवा में छाई रहीं। नेटवर्क्स ने अपने रेगुलर प्रोग्राम्स रोक दिए। बेरूत, वॉशिंगटन और दूसरे शहरों से लाइव कवरेज हो रही थी। कॉकपिट की खिड़की में हथियार, कैमरों के सामने बंधक, टारमैक एक टेलीविजन स्टूडियो बन गया था। हाईजैकर्स कैमरे की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसने बंधकों की हालत को घर घर तक पहुंचा दिया। एक राष्ट्रीय जागरण बन गया। रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन पर समाधान ढूंढने का दबाव बढ़ता गया। पर इस हलचल ने बातचीत को मुश्किल भी बनाया। कभी कभी तो खतरा भी बढ़ गया। एक बदनाम पल जब ABC न्यूज क्रू विमान तक पहुंच गया। इसकी आलोचना हुई कि यह एक प्रचार मंच बन गया था। पत्रकारिता और इसमें शामिल होने की सीमा धुंधली हो गई थी। गंभीर नैतिक सवाल उठ रहे थे। मीडिया ने बंधकों को इंसानियत दी और हाईजैकर्स को भी बढ़ावा दिया। यह CNN इफेक्ट का एक केस स्टडी बन गया, जहां रियल टाइम कवरेज नीतियों को प्रभावित करती है। नए मीडिया युग में आतंकवाद हिंसा जितना ही संचार के बारे में था। वे सिर्फ कैदियों को रिहा नहीं करवाना चाहते थे, वे एक ग्लोबल बहस जीतना चाहते थे और मीडिया ने उन्हें मंच दिया। दूसरे हफ्ते में फोकस नबीह बेरी पर आ गया। बाकी 39 अमेरिकी बंधकों को बेरूत में अमल की निगरानी में रखा गया। बेरी एक की पावर ब्रोकर बन गए, असली जेलर। यह एक खतरनाक कदम था, फिर भी एक समाधान का और सीधा रास्ता खुला। वह कट्टर अपहरणकर्ताओं से ज्यादा व्यावहारिक बातचीत करने वाले थे। वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव को समझते थे और कूटनीति की भाषा जानते थे। कोई पब्लिक कंसेशनें नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे इशारों और बैक चैनल्स की तेजी। एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी वाला क्विड प्रो क्वो सामने आया। अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, इजराइल मानवीय आधार पर ऐसा कर सकता है। 30 जून 1985, 17 दिन बाद 39 बंधकों को रेड क्रॉस के काफिले से दमिश्क ले जाया गया। वहां से वेस्ट जर्मनी के अमेरिकी एयरबेस और फिर घर। देश में राहत और खुशी का माहौल था। कुछ हफ्तों में इजराइल ने चुपचाप शिया कैदियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में रिहा किया। सबने सौदे से इनकार किया, पर घटनाक्रम ने अलग कहानी बताई। रॉबर्ट स्टेथम की हत्या, एक गहरा न मिटने वाला घाव। कुछ की पहचान हुई। मोहम्मद अली हम्मादी जर्मनी में गिरफ्तार और उस पर मुकदमा चला। मुख्य खिलाड़ी केओस में फरार रहे। एक बिटरस्वीट जीत रियायत की छाया के साथ। TWA फ्लाइट 847 का अपहरण सिर्फ 17 दिन का न्यूज इवेंट नहीं था। यह एक गहरा मोड़ था जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल सिक्योरिटी पॉलिसी और आतंकवाद के साथ अमेरिका की लड़ाई पर एक लंबी छाप छोड़ी। एविएशन सुरक्षा का पूरा बदलाव
कड़ी चेकिंग, एक्सरे, हथियारबंद गार्ड। हवाई यात्रा का स्ट्रक्चर खतरे को ध्यान में रखकर फिर से बनाया गया, जो आज आम बात है। 1985 में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस संकट ने मॉडर्न असमान आतंकवाद के बारे में मुश्किल सबक सिखाए। पारंपरिक मिलिट्री पावर की सीमाएं सामने आई। जो गैर गवर्नमेंटी लोग छिपकर काम करते हैं, वे खुले समाज की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। नतीजा, खास काउंटर टेरर यूनिट्स और इंटेलिजेंस पर आधारित पहले से कदम उठाने का तरीका। लोगों के दिमाग पर गहरी छाप, मिडिल ईस्ट की उलझनों का एक कड़वा परिचय। हिजबुल्लाह और अमल जैसे नाम असली खतरों के तौर पर सामने आए। स्टेथम की याद, अमेरिकी पीड़ितों और दुश्मन की क्रूरता का एक स्थायी प्रतीक। सबक, सुरक्षा एक लगातार चुनौती है। ताकत, खुफिया जानकारी और मुश्किल डिप्लोमेसी का मेल, आजादी की कीमत हमेशा चौकन्ना रहना है।